हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पीवाईक्यू के सीरीज में 2020 रीजनिंग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स। यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, इनमें से मिसिंग लेटर्स को बताना है। द मिसिंग लेटर्स विच कंप्लीट द अरेंजमेंट आर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले तो जितने लेटर्स हैं उनको गिन लेते हैं, फिर एक पैटर्न में इसको पैटर्न में डिवाइड कर लेते हैं कि ये 5 के पैटर्न में, 3 के पैटर्न में, जिस तरह भी ये डिवाइड हो जाए उसके बाद लेटर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ये 20 लेटर्स यहाँ पे हैं, टोटल यहाँ पे 20 लेटर्स हैं, तो इसको 5 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक ए बी डैश बी सी बी डैश डी सी डी ई डी डैश डी। तो अब ना कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ए बी यहाँ पे ए हो सकता है, बी सी बी सी डी सी एंड डी ई डी। तो यहां से एक पैटर्न निकल के आया कि ए बी ऐसे रिपीट हो रहा है, बी सी बी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह ना ये क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। वैसे अगर हिट एंड ट्रायल मेथड करें कि ए का ऑप्शन रख के देखें फिर बी रख के देखें तो लेंदी हो जाता है। इस तरह अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 3 के पार्ट में, 5 के पार्ट में, तो ये इजी हो जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए सी एंड ई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, ACCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A3BC एंड DE2F be 4-digit numbers where each letter represent a different digit greater than 3. If the sum of the numbers is 15902, then what is the difference between the value of A and D? क्वेश्चन है, 4 डिजिट के नंबर्स दिए हुए हैं। 4 डिजिट के नंबर कौन से हैं, पहला तो है A3, B और C, दूसरा है D, E, 2 और F। ये 4 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं और सारे डिजिट जो हैं वो डिफरेंट डिजिट है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और 3 से बड़े हैं। यानी 1 to 9 से लेके 1 और 2 नहीं होगा, सब 3 से बड़े होंगे। तो क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इतने डिजिट में से कोई भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। और इन सबका सम कितना आ रहा है, इन सबका सम आ रहा है जब A3BC प्लस DE2F करेंगे तो इनका सम आ रहा है 1590 एंड 2। ए और डी में डिफरेंस बताना है, A माइनस डी की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आ रहा है 2, तो अगर C को 8 रखें, F को 4, या F को आप 8 रख लीजिए, C को 4, यहाँ की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 8 प्लस 4 करेंगे 12 आएगा, 1 कैरी ऑन जाएगा और ऐसा प्लस करना है कि यहाँ पे 0 आ जाए। यानी यहाँ पे अगर 7 रखें, B की वैल्यू को अगर 7 रखें तो 7 to 9 10, 1 कैरी ऑन चला जाएगा और यहाँ पे आना चाहिए 9। तो E की वैल्यू को 5 रख दें, E की वैल्यू को अगर 5 रख दें तो 5 3 8 प्लस 1 यहाँ पे कैरी था तो 9 हो जाएगा। A और D क्या होना चाहिए ताकि 15 हो जाए, तो A और D हो सकता है 9 और 6। A की वैल्यू 9 और D की वैल्यू 6। एक बार यहाँ प्लस करके देख लेते हैं, 9 3, B की वैल्यू हमने रखी है 7, C की वैल्यू हमने रखी है 8, F की वैल्यू रखी है 4। F है हमारा 4, E की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू रखी है 6। अब जब इस डिजिट को प्लस करेंगे तो 8 प्लस 4 12, 7 to 9 10 हो गया, 1 कैरी गया था, फिर 5 8, यहाँ पे 1 कैरी गया है, 9 हो गया, 9 और 6 प्लस करेंगे तो 15। तो आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, इतना आना चाहिए था, 15902, 15902 आ रहा है। A माइनस डी का पूछा था कि A माइनस डी क्या होगा,
तो हम करके देख लेते हैं। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा? सी। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्टेटमेंट क्या दिया है चलिए पढ़ते हैं। देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज ऑफ बुक। स्टेटमेंट 2 है, देयर इज एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। क्वेश्चन है, आर देयर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक। पता करना है कि क्या 100 फिगर से ज्यादा है उस बुक में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, देयर आर नॉट मोर देन टू फिगर ऑन एनी पेज ऑफ 51 पेज बुक। 51 पेज की एक बुक है जिसमें हर पेज पे दो फिगर से ज्यादा नहीं है। यानी दो फिगर हो सकते हैं या तो एक फिगर भी हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि दो फिगर से ज्यादा नहीं है, कम भी तो हो सकते हैं। हो सकता है किसी पेज पे कोई फिगर भी ना हो, पर दो फिगर से ज्यादा नहीं है, कम नहीं बताया गया। अगर मानते एक फिगर होगा तो मिनिमम कितने फिगर होंगे? 51। हो सकता है किसी पेज पे ना भी हो, मैक्सिमम हो सकते हैं 51 इंटू टू, विच मीन्स 102 फिगर। क्योंकि कहा गया नॉट मोर देन टू फिगर्स, दो फिगर से ज्यादा नहीं है, कम से कम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट से कुछ कंफर्म आंसर निकला? नहीं निकला। कि 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 51 फिगर भी हो सकता है, 102 फिगर भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से कंफर्म आंसर नहीं निकल के आ रहा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज एट लीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। अब क्या इसके सपोर्ट से स्टेटमेंट 1 सॉल्व हो पाएगा क्या? देखते हैं। एटलीस्ट वन फिगर कह रहा है, कम से कम एक फिगर तो हर पेज पे है। अगर कम से कम एक फिगर है तो टोटल कितने फिगर होंगे? 51 फिगर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर देयर मोर देन 100 फिगर इन दैट बुक। अगर सेकंड के सपोर्ट से निकालें तो 51 फिगर निकल के आ रहा है। और पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दो से ज्यादा नहीं है, यानी एक फिगर है 51 फिगर। तो क्या क्वेश्चन का आंसर मिला 100 फिगर ऑन दैट बुक? नहीं मिला। कितने फिगर मिलेंगे? 51 फिगर। तो आंसर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, S1 and S2 together are not sufficient to answer the question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द अबोव टेबल। x की वैल्यू पता करना है। ये यहाँ पे x है कि इस टेबल में x की वैल्यू क्या होगी। एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश दी हुई है, एवरेज मार्क्स इन हिंदी दिया हुआ है। गर्ल्स का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 9 है और हिंदी में 8 है। बॉयज का एवरेज मार्क्स इंग्लिश में 8 है, हिंदी में 7 है। ओवरऑल अगर एवरेज मार्क्स निकाला जाता है बॉयज गर्ल्स का इंग्लिश में तो 8.8। हिंदी का एवरेज मार्क्स बताना है। हम एवरेज मार्क्स लेते हैं किसका, 9 गर्ल्स प्लस 8 बॉयज का। एवरेज मार्क्स कितना है? 8.8 गर्ल्स प्लस बॉयज, क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं है गर्ल्स बॉयज की। इसको जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो 9g प्लस 8b इज इक्वल टू 8.8g प्लस 8.8b। जब दोनों को इंटरचेंज करेंगे, जी की वैल्यू को इधर ले जाएंगे एंड बी की वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो 9g माइनस 8.8g इज इक्वल टू 8.8b माइनस 8b। 0.2g इज इक्वल टू 0.8b। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, g इज इक्वल टू 8b अपॉन 2 विच मीन्स 4b। जी की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 4b। यानी गर्ल्स कितनी है? 4b के बराबर है। अब सेम लगा देंगे यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 8g प्लस 7b इज इक्वल टू गर्ल्स प्लस बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ? x, क्योंकि वैल्यू तो पता नहीं है। अब g के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 4b। तो 8 इंटू 4b प्लस 7b इज इक्वल टू, यहाँ भी g के प्लस पे क्या लिख दें? 4b प्लस b इंटू एक्स। करेंगे तो ये 32b प्लस 7b इज इक्वल टू 5b आएगा। यहाँ पे 39b
अब इसको इंटरचेंज करके इधर ले आएंगे तो यहाँ ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा 5b, b से b कैंसिल आउट, 5 से जब 39 को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 5 7 जा 35, पॉइंट लगाए 0, 5 8 जा 40, 7.8। तो x की वैल्यू क्या आई, 7.8। एवरेज निकल के आ गया हिंदी का गर्ल्स एंड बॉयज को मिला के। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 7.8। नेक्स्ट है टू स्टेटमेंट S1 and S2 are given below with regard of four numbers P, Q, R, S followed by a question। स्टेटमेंट दिया हुआ है, फोर नंबर दिए हुए हैं P, Q, R, S और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। S1 है R is greater than P as well as Q। S2 है S is not the largest one। Question among four member P, Q, R, S which one is the largest। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की मदद से पता करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा कि नहीं। अगर आएगा तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिस्पेक्ट में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, R is greater than P as well as R is greater than Q। S is not the largest one। S लार्जेस्ट वन नहीं है, पर ये भी नहीं पता कि स्मॉलेस्ट वन है कि नहीं। बट अगर R P से भी बड़ा है, अगर P Q को इक्वल मान ले, Q से भी बड़ा हो गया और S को सबसे स्मॉल ही मान ले, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, तो R सबसे ज्यादा बड़ा है, R सबसे ग्रेटेस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि फोर मेंबर में लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि R P से भी बड़ा है, Q से भी बड़ा है, ये तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 कह ही रहा है। और S2 लार्जेस्ट वन नहीं है, तो यानी लार्जेस्ट वन कौन निकल के आया, R। हाँ, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट वन पूछा होता कि स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, तो वो आंसर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ना P पता है कहाँ पे, ना Q, ना S की प्लेसमेंट पता है। बस ये पता है कि R सबसे बड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा जब दोनों स्टेटमेंट की मदद मिलेगी तब, जब दोनों स्टेटमेंट को प्लस करेंगे तब। तो आंसर हमारा क्या होगा, S1 and S2 together are sufficient to answer the question, but neither S1 alone। क्या सिर्फ S1 से निकाल पाएंगे कि कौन सा ग्रेटर है, नहीं। और ना ही S2 alone, ना स्टेटमेंट 2 से निकाल पाएंगे कि कौन सबसे बड़ा है, इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 इज टू स्टेटमेंट्स S1 and S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 है n इज अ प्राइम नंबर। स्टेटमेंट 2 है n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन है इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। n की वैल्यू बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट की मदद से ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 से आंसर निकल जाएगा कि स्टेटमेंट 2 से, या दोनों स्टेटमेंट को मिला के आंसर निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20। 10 से 20 के बीच में n एक यूनिक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड स्टेटमेंट क्या है, n एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और n को जब 4 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो 10 से 20 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे सिर्फ रिमाइंडर 1 आता है और वो प्राइम नंबर भी हो। तो पहले 10 से 20 के बीच में प्राइम नंबर लिख लेते हैं। तो 10 से 20 के बीच में स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर है n। तो 11, 13, 17 एंड 19। 10 से 20 के बीच में यही चार प्राइम नंबर आएंगे। एंड नेक्स्ट है n लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब इसको 4 से डिवाइड किया जाता है तब रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ पे दो ऐसे नंबर है जिनको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, एक 13 एंड 1 17। 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर आया 1। और जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 1। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n। n तो दो नंबर निकल के आ रहा है, 13 एंड 17।
क्या यहाँ पे यूनिक नेचुरल नंबर निकल के आया इन दोनों स्टेटमेंट के हेल्प के बावजूद? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के हेल्प के बावजूद क्या n यहाँ पे एक यूनिक नेचुरल नंबर निकल के आया? यूनिक तो नहीं निकल के आया क्योंकि एक कोई होना था। यूनिक का मतलब कोई एक आंसर निकल के आता। यहाँ पे दो आंसर निकल के आ गए। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों मिला के भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। Next question is, two statements S1 and S2 are given below with regard to two numbers followed by a question. Statement 1 और Statement 2 दिया गया है। क्वेश्चन में बताना है कि कौन से दो नंबर होंगे। Which one of the following correct in respect of the above statement and the question? Statement 1 क्या है? Their product is 21 and their sum is 10. तो कितनों के प्रोडक्ट 21 है पहले ये फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू 7 करेंगे 21 आएगा। 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा। 1 इंटू 21 करेंगे 21 इंटू 1 करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 से तो ऐसे 4 नंबर निकल के आ रहे हैं, बट स्टेटमेंट 2 को जब यूज करेंगे तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? देयर सम इज 10। तो क्या 21 और 1 का सम 10 होगा? तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 3 इंटू 7, 7 इंटू 3, अगर इनका सम करेंगे 7 प्लस 3 तो वो 10 आएगा भी। तो दो नंबर कौन से होंगे? 7 एंड 3। आंसर निकल के आ जाएगा। स्टेटमेंट 2 का जब यूज करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। S1 और S2 एक साथ सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, बट नाइदर S1 अलोन नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट, a man walks down the backside of his house straight 25 meter, then turn to the right and walks 50 meter again. Then he turn toward left and again walk 25 meters. If his house faces to the east, what is direction from starting point? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउस कहाँ फेस कर रहा है? ईस्ट साइड में। तो हाउस ईस्ट फेसिंग है और मैन वॉक्स डाउन बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर। अपने घर के पीछे से स्ट्रेट वॉक किया 25 मीटर, विच मीन्स इन वेस्ट डायरेक्शन 25 मीटर। देन टर्न राइट, फिर राइट टर्न हुआ और 50 मीटर वॉक किया। देन ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा और 25 मीटर वॉक किया। अब बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहां से किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन इधर, विच इज नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन दिए हैं, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। बताना है विच ऑफ द अबव कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज और फॉलो फ्रॉम द टू गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ऐसा कोई नंबर लेना है जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो पहले यहाँ 2 का फैक्टर लिख लेते हैं। 2 का फैक्टर कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड ऐसे। ऐसे 3 का फैक्टर क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। तो अब इन दोनों में कॉमन देखना है जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 18 कॉमन है। अब कंक्लूजन क्या निकलेगा? ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 6। तो क्या सारे नंबर डिविजिबल बाय 6 होंगे? तो ये ऑप्शन सही होगा। हाँ, 6 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, 18 भी डिविजिबल है। जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल होंगे वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। कंक्लूजन 2 देखते हैं। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो क्या सारे नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे? तो
आंसर होगा नहीं, क्योंकि 6 4 से डिविजिबल नहीं है, 12 तो है, 18 भी नहीं है, इसलिए 4 से सारे नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। कंक्लूजन क्या निकल के आया? ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो स्टेटमेंट दिए हैं, दो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2, which above logically follow two given statement commonly known fact। स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर ब्लैक। स्टेटमेंट क्या कह रही है? इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे डायग्राम से। ऑल कैट्स आर डॉग एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। एक तो ये डायग्राम बनेगा और दूसरा डायग्राम बनेगा ऑल कैट्स आर डॉग एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक। कंक्लूजन 1 क्या कह रहा है? ऑल डॉग्स आर ब्लैक। तो इसमें हमने देखा है जब तक कंफर्म आंसर ना निकले तब तक ऑप्शन नहीं करेक्ट होता। तो क्या सारे डॉग्स ब्लैक हैं? एक में तो आ रहा है, फर्स्ट वाले डायग्राम में तो आ रहा है सारे डॉग्स जो हैं वो ब्लैक हैं, बट सेकंड डायग्राम में यहाँ पे कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है। तो ऑप्शन कंक्लूजन 1 तो गलत हो गया। कंक्लूजन 2 कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक। तो एक में तो कुछ डॉग्स ब्लैक नहीं है, बट एक में कुछ डॉग्स ब्लैक हैं, तो कंक्लूजन 2 भी नहीं फॉलो होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, उनके सीक्वेंस बताने हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर इन द अबव सीक्वेंस। कितने ऑड नंबर को ऑड नंबर फॉलो कर रहा है? इन द सेंस कि अगर कोई नंबर ऑड है, जैसे यहाँ पे ऑड नंबर है, तो उसके बाद भी जस्ट ऑड नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे 5 के बाद 1 है, तो एक सीक्वेंस तो ये फॉलो हो रहा है 1। 4 के बाद 7, तो 4 ऑड नहीं है, 1 के बाद जस्ट 4 आ गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ 7 के बाद 3 आया है, ऑड नंबर के बाद जस्ट ऑड नंबर फॉलो कर रहा है, दूसरा सीक्वेंस ये हो गया। तीसरा 3 के बाद देखिए जस्ट 9 आया है, 3 के बाद जस्ट 9 आया है, तो 3 एक ऑड नंबर है, इसे ऑड नंबर फॉलो कर रहा है। 9 के बाद 8 ये नहीं होगा, इधर 5 7 होगा, 5 के बाद जस्ट 7 आया है, एंड इधर 3 1 3 1 एंड 1 5 1 5। बाकी आगे किसी नंबर में ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है कि ऑड नंबर के बाद जस्ट ऑड नंबर आया हो। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं? टोटल 6 ऐसे नंबर्स हैं जो ऑड नंबर फॉलो भी हो रहे हैं ऑड नंबर से। क्वेश्चन नंबर 12 इज A is 16th from the left end in a row of boys and V is 18th from the right end. G is 11th from A towards the right and third from V towards the right end. How many boys are there in a row? क्वेश्चन क्या कह रहा है? A लेफ्ट एंड से 16th प्लेस पे है, लेफ्ट एंड से 16वें प्लेस पे है, V राइट एंड से 18th प्लेस पे है, और G जो है 11th प्लेस पे है, A से बट टूवर्ड राइट, यानी इस तरफ को जाना है, हमें राइट टूवर्ड्स राइट जाना है, और G की प्लेसमेंट क्या है? 11th। और सेकंड इसी में क्या कह रहा है? G V से थर्ड है इन द राइट साइड ऑफ एंड, यानी V से थर्ड पे जाना है राइट साइड की तरफ ही, तो V 1 2 एंड थर्ड, यहाँ पे G होगा, और G की प्लेसमेंट A से 11th प्लेस पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 8th हो गया ये V, 9th 10th एंड 11th, 11th प्लेस पे हो गया G, A से 11th प्लेस पे हो गया, A से 11th प्लेस पे हो गया G, और V से थर्ड प्लेस पे हो गया G। क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो। रो में कितने बॉयज हैं? तो ए तक कितने बॉयज थे? 16,
ए और बी के बीच में कितने बॉयज हैं? 7 बॉयज हैं, तो +7। जी को 2 बार नहीं गिनेंगे। वी प्लेसमेंट राइट से क्या थी? 18th प्लेस पे, तो 18 प्लस कर लेंगे। अब इनका टोटल निकाल लेंगे, टोटल आएगा 41। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 41 टोटल बॉयज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट इज गिवन, S1, S2 एंड S3 बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन उनको फॉलो कर रहा है। Statement 1 is C is younger than D but older than A and B. Statement 2, D is oldest. Statement 3, A is older than B. Question क्या है? Who among A, B, C and D is the youngest? इन चारों में से youngest कौन है? सबसे छोटा कौन सा है? Which one of the following is correct in respect of above statement and the question? अब बताना है, 3 स्टेटमेंट की मदद से बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा कि नहीं, कि स्टेटमेंट 1 से ही आ जाएगा या 2 से आ जाएगा या तीनों की मदद लगेगी इस क्वेश्चन को निकालने में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सी इज यंगर देन डी बट ओल्डर देन ए एंड बी। तो सी इज यंगर देन डी मीन्स डी इज ग्रेटर देन सी, या डी सी से बड़ा है, बट ओल्डर देन ए एंड बी, सी ए और बी से बड़ा है। तो यहाँ पे ए और बी पता नहीं है कि कौन किससे बड़ा है, तो यहां से तो नहीं पता चला कि कौन सबसे यंगेस्ट है। ऑप्शन 1 से तो नहीं पता चला। अगर ऑप्शन 2 का ना यूज करें, अगर 3 का यूज कर लें, ए इज ओल्डर देन बी, तो डी इज ओल्डर देन सी, सी इज ओल्डर देन ए एंड ए इज ओल्डर देन बी। तो S1 के साथ अगर स्टेटमेंट 3 का यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे यंगेस्ट है। बी सबसे यंगेस्ट है, तो S2 को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर स्टेटमेंट 2 को ना भी यूज किया जाए तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या करेक्ट होगा? स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 और 3 को मिला दिया जाए तो आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर स्टेटमेंट 1 और 2 को भी मिक्स किया जाए कि डी सबसे ओल्डेस्ट है, तब भी नहीं पता चलेगा कि ए और बी में छोटा कौन है, तो यंगर नहीं निकल के आएगा जब तक हम स्टेटमेंट 3 को ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, द लेटर फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 respectively. If GHI is 1578 and DEF is equal to 912, then what is ABC equal to? A to Z लेटर्स लिख दिए और सबका नंबर्स लिख दिए। GHI को 1578 1578 लिख रहे हैं और DEF को 912, तो ABC किसके इक्वल होगा? तो G, H एंड I। G के लिए हम 7 यूज करते हैं, H के लिए हम 8 यूज करते हैं और I के लिए 9। GHI इज इक्वल टू 1578 1578 789 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1578। इसी तरह DEF को क्या लिखा है? DEF का अगर नंबर्स देखें तो 4, 5 एंड 6, और DEF क्या है? 1, 9 एंड 2। जब 4, 5 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 1, 9 एंड 2। इसी तरह ABC, ABC का नंबर क्या है? 1, 2 एंड 3। तो ABC क्या होगा? 1, 2, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 246। तो ABC के लिए क्या होगा? 246, विच इज ऑप्शन डी, 246। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिसिंग टर्म एट द रेट इन द फॉलोइंग? यहाँ पे कौन सा मिसिंग टर्म आएगा? हम यहाँ फर्स्ट टर्म में देखेंगे ACPQ लिखा है, BESU लिखा है, तो A के जस्ट बाद आता है B, तो सेकंड वाले का फर्स्ट टर्म क्या है? जस्ट बाद A के बाद B आता है, और C +1 करेंगे तो E आता है, C +1 देन E, P +2 करेंगे तो S आएगा, एंड Q +3 करेंगे तो U आएगा। यहाँ पे देखते हैं ACPQ
को हमने लिखा है BESU, ए के जस्ट बाद आता है बी, सी में जब +1 वर्ड करेंगे तो ई, पी में जब +2 करेंगे तो एस, क्यू में +3 करेंगे तो यू। इसी तरह MNGI को क्या लिख सकते हैं? एम के जस्ट बाद कौन सा वर्ड आता है? एम के जस्ट बाद आता है एन, एन में अगर 1 प्लस करेंगे तो उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? पी। जी में जब +2 करेंगे तो उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? जे। और आई में जब +3 करेंगे और उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा? एम। तो आंसर हमारा आएगा NPJM, विच इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? NPJM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स A, B and C. If one student from group A and 2 students from group B are shifted to group C, then what happens to the average weight of the student of the class? एक क्लास में 3 ग्रुप है A, B and C, इनका कुछ ना कुछ एवरेज वेट होगा, इनका एवरेज वेट होगा। अगर ए का कोई बच्चा ए का कोई बच्चा सी में शिफ्ट हो गया है, एक स्टूडेंट, और बी के 2 स्टूडेंट सी में शिफ्ट हो गए, तो क्या एवरेज पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि स्टूडेंट तो अब भी उतने ही होंगे जितने पहले थे। स्टूडेंट के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो ए में चला जाए, बी में चला जाए या सी में चला जाए। जब स्टूडेंट के नंबर्स में नहीं चेंज हो रहा तो एवरेज पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा होगा इट रिमेन्स द सेम।